वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 12th HBSC का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को अकाउंटेंसी के पेपर से। देखिए, इससे पहले मैं पेपर से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, ये जो पेपर होता है ये तीन पार्ट्स में आता है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी मैं दिखाऊँगा भी आपको कि कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पास पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी आता है। पार्ट ए जो होता है वो आपका फर्स्ट बुक से आता है, ठीक है। पार्ट बी आपका सेकंड बुक से आता है एंड पार्ट सी आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है, ठीक है ना। किसी किसी बच्चे के पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है। अब होता क्या है, ये जो पार्ट ए होता है ये भी 30 मार्क्स का होता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है और ये भी 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल मिला के तो ऐसे तो 90 मार्क्स हो गए हमारे पास, बट हमें तो क्वेश्चन करना होता है कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स हैं, ठीक है। तो कैसे समझ में आया कि भाई कौन कौन से करने हैं। तो देखो, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में खुद ही बता रखा है कि पार्ट ए इज़ कंपलसरी। पार्ट ए तो कंपलसरी है, उसे तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। अगर आपने उसको नहीं करा तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। आगे कह रहा है कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट एनी वन पार्ट फ्रॉम पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट बी और पार्ट सी में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। कोई एक अटेम्प्ट करना है। जैसे कि देखो, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये हो गया आपका पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए आपको मैक्सिमम मार्क्स दे दिए 30 मार्क्स, ठीक है। फिर जब आप पेपर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, फिर यहाँ पर आएगा आपका पार्ट बी जो कि है कंपनी अकाउंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है ना। ये भी आपका 30 मार्क्स हो गया। जो आपका पेपर होता है वो 60 मार्क्स का हो गया। 60 मार्क्स में से 30 कवर हो गए। अगर कोई बच्चा पार्ट ए और पार्ट बी कर लेता है तो उसे पार्ट सी करने की जरूरत नहीं है ना। तो पार्ट सी जिसको करना है तो वो पार्ट बी छोड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट बी भी ये हो गया और पार्ट सी देखिए, और ये आ गया आपका पार्ट सी। अब पार्ट सी के अंदर भी मैक्सिमम मार्क्स आपके 30 हैं। बच्चा पेपर करते समय टाइम स्पेंड करता है, आधा टाइम टीचर से पूछता है, आधा टाइम बच्चों से पूछता है कि ये वाला पार्ट करना है कि नहीं करना। तो भाई मैं आपको पहले से समझा के चल रहा हूँ कि पार्ट ए तो आपका कंपलसरी है, उसे तो करना ही पड़ेगा। पार्ट बी और सी में आपका ऑप्शनल होता है। अगर आपको क्लास में पार्ट सी बताया गया है, यानी कि कंप्यूटर अकाउंटिंग है आपके पास, तो आप पार्ट सी करोगे। अगर आपके पास कंपनी अकाउंटिंग है तो पार्ट बी करोगे। बात समझ आ रही है। तो पार्ट बी और सी में से कोई एक करना है आपको, क्योंकि दोनों ही 30 मार्क्स के हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। वैसे भी अकाउंट्स में टाइम की बहुत कीमत होती है ना। पेपर ही इतना लेंथी होता है, बच्चा टाइम के अकॉर्डिंग भी इसे छोड़ के आ जाता है। अगर टाइम वेस्ट करोगे तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना, पार्ट ए कंपलसरी हो गया, पार्ट बी और सी में से आपको एक करना है। तो हम आज की क्लास में पार्ट ए और पार्ट बी कराएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास क्या होती है, कंपनी अकाउंट्स होती है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। तो देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए को, जिसके अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप है। जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अब तो आपकी डिलीटेड हो चुकी है पार्टनरशिप से, ठीक है। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि 24-25 में जो आपके पास आएगी सिर्फ पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को हम थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, बाकी समझ में सबको आ जाएगा, चाहे उसकी इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन डिसोल्यूशन यानी कि समापन के वक्त ऑफ अ फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, प्रोसीड का मतलब होता है इनकम। प्रोसीड का मतलब क्या होता है, इनकम। मतलब किसी भी सेल ऑफ एसेट्स को बेचने के बाद आपके पास इनकम आएगी, प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा। तो जो पैसा है जो आपको रिसीव हुआ है विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले आप किसको पे करोगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिसोल्यूशन हो रहा है, समापन हो रहा है, समाप्ति हो रही है हमारे बिजनेस में, है ना। तो हमने क्या करा कि एसेट्स को बेचा। एसेट्स को बेचने के बाद हमारे पास पैसे आए। अब पैसे जो आए हैं तो उन पैसों से हम क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटीज पे करेंगे। अब लाइबिलिटीज के तौर पर कौन सी लाइबिलिटीज पे करेंगे, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे करेंगे, क्या मतलब पार्टनर्स की कैपिटल को पे करेंगे। जैसे कि पार्टनर्स ने कैपिटल लगा रखी होगी उसकी पेमेंट कर दें, ऐसा हो सकता है। पार्टनर्स लोन, क्या पार्टनर का लोन सबसे पहले पे करेंगे। पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल को पे करेंगे या आउटसाइड क्रेडिटर को पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो मेन आंसर है वो आपका है डी। सबसे पहले आप आउटसाइडर को पेमेंट करोगे। बात समझ आ रही है। क्योंकि देखो आपकी समाप्ति हो रही है बिजनेस की, तो बिजनेस की समाप्ति के वक्त सबसे पहले आप किसको पे करोगे, बाहर के लोगों को पे करोगे, है ना। पार्टनर्स क्या है, पार्टनर्स इंटरनल है, पार्टनर्स ऑनर है ना। ऑनर को तब पे करेंगे जब हमारे पास कुछ अमाउंट बाद में रिमेनिंग बचेगा।
बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई प्रोसीड हो रही है किसी भी चीज़ को बेच कर, तो आप किसको पे करोगे? सबसे पहले आउटसाइड क्रेडिटर्स को पे करोगे, देन फिर पार्टनर्स की बात आएगी। बात समझ आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आउटसाइड क्रेडिटर्स। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? ऑन द फर्म डिसोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट द लास्ट। डिसोल्यूशन के समय आप सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हो, या कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना चाहिए? शुड बी प्रिपेयर एट द लास्ट, कौन सा अकाउंट सबसे लास्ट में प्रिपेयर करना चाहिए? ठीक है ना। तो कौन सा अकाउंट करना चाहिए बताओ? रियलाइजेशन करना चाहिए, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना चाहिए, या कैश, या पार्टनर्स लोन अकाउंट? अगर आपने करा होगा तो बेसिकली तो हम क्या करते हैं कि रियलाइजेशन को सबसे पहले शो करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर शो करते हैं, फिर कैश या बैंक अकाउंट शो करते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रियलाइजेशन अकाउंट सबसे लास्ट में आपका प्रिपेयर करना चाहिए। बस समझ रही, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे लास्ट में प्रिपेयर होता है। तो इसका ऑप्शन होगा रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि फर्म की समाप्ति हो रही है, तो फर्म की समाप्ति में सबसे लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना चाहिए। बस समझ रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट की बात चल रही है। ठीक बच्चों, रिटायरमेंट के वक्त गुडविल विल बी क्रेडिटेड, गुडविल क्रेडिटेड हो रही है। गुडविल का मतलब क्या? देखो, जब रिटायरमेंट होती है तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जब बिजनेस से जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर है वो जब बिजनेस से निकलेगा तो ये क्या लेके जाएगा? अपना सारा पैसा लेके जाएगा। पैसे के अंदर गुडविल भी तो होगी, तो गुडविल का भी तो पैसा लेके जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके कैपिटल अकाउंट में गुडविल को क्रेडिट किया जाता है? तो क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब है ऐड करना, है ना। क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट आपके नेचर के अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज में क्रेडिट करने का मतलब है बढ़ाना, और डेबिट करने का मतलब है माइनस करना। बस समझ, इस चीज को ध्यान रखना। तो वो इन शॉर्ट आपसे ये कहना चाह रहा है कि कैपिटल अकाउंट को बढ़ाया जाता है। किसकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाया जाता है? तो सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति जा रहा है उसी की तो कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करोगे आप। तो जा कौन रहा है? रिटायरिंग पार्टनर आपका निकल रहा है यहां से बिजनेस में से, तो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे। बात समझ आ रही है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप बस ध्यान रखो कि किसके बारे में क्रेडिट और किसके बारे में डेबिट बोल रहा है। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब है उसको बढ़ाना। तो किसकी कैपिटल को बढ़ाना है? रिटायरिंग पार्टनर की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिटायरिंग पार्टनर। बात समझ आ रही है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे आप एमसीक्यूज में, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली तरीके से हो जाएंगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। A, B, C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। तो A, B, C का ये ओल्ड रेशियो हो गया। ओके, ये क्या हो गया? ओल्ड रेशियो। इफ द न्यू रेशियो B एंड C इज 3:1, B और C का 3:1 दे दिया। लिख लेते हैं, चलो। A, B, C का ओल्ड रेशियो है हमारे पास कितना? 4, 2 और 1, और B और C का न्यू रेशियो दे दिया है। यानी कि A क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। ठीक है, A रिटायर हो रहा है और इसका रेशियो दे दिया 3:1, 3:1। ओके, आगे कह रहा है ऑन द रिटायरमेंट एज रिटायरमेंट देन व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो। आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो देखिए, गेनिंग रेशियो के दो कंसेप्ट चलते हैं। पहला कंसेप्ट होता है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी चेंज ना आया हो, यानी कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो आपका ओल्ड रेशियो के बराबर ही दे रखो। जैसे कि ए अगर रिटायर हो रहा है तो आप क्या कर दोगे? इसका माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या? 2 और 1। अगर 2 और 1 ही दे रखा होता ना न्यू रेशियो, तो गेनिंग रेशियो भी वही हो जाता, है ना। अगर क्वेश्चन में कोई चेंज ना हो तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ आ रही है। बट यहाँ पर तो चेंज आ गया। यहाँ पर क्या है कि पहले 2 और 1 था, बट अब क्या हो गया? 3 और 1। तो इस कंडीशन में आपको गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बी का देखते हैं पहले। न्यू रेशियो क्या है बी का? 3/4, 3/में टोटल यानी कि 4, माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? 2/में टोटल, तो टोटल है आपके पास 7, तो 2/7। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 28। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का 3 से होगा तो 21, और 4 का 2 से होगा तो 8। तो ये हो जाएगा आपके पास 13/में
28। ये तो आ गया पहला, ठीक है। अब सी का देख लेते हैं। सी का न्यू रेशियो क्या है 1/4 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है इसका 1/7, ठीक। और फिर इसका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 28। एलसीएम इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/28। तो ये आ गया सेकंड। तो देखो 28 तो सेम है दोनों का, तो डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो जो सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं, तो इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास 13/3, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, 13/3 इसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी 13/3। बात समझ आ रही है। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो तब बराबर होते हैं जब क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस ना हो, है ना। और यहाँ पर क्या था, चेंजेस दे रखे हैं, तो इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, ध्यान रखें इस फॉर्मूले को, ठीक है। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका अगला क्या है, 5th है शायद, क्वेश्चन नंबर 5th। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड, एक नए पार्टनर को एडमिट तभी किया जाएगा, मे बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में एडमिट कब किया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन है आपके पास विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, क्या किसी एक पार्टनर की सहमति ले लें और फिर उसको एडमिट कर दें। कंसेंट का मतलब होता है उससे सलाह करना, सहमति लेना, ठीक है। तो क्या किसी एक पार्टनर से सहमति ले लें, है ना। अगर मान के चलो आपके पास 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और ए चाहता है कि डी को एडमिट करें, और ए ने सिर्फ किससे बात कर ली, बी से, और बी ने कहा कि ठीक है डी को एडमिट कर लो। तो क्या डी को एडमिट कर लिया जाएगा, ऐसी कंडीशन पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक ना। अब इसका आंसर आप समझें। अगला कह रहा है कि विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर, मेजोरिटी का मतलब क्या है, परसेंटेज में ज़्यादा हो। अगर मान के चलो आपके पास 4 पार्टनर हैं ए बी सी और डी, अब ई जो है एडमिट होना चाहता है, और ए और बी और सी ये तीनों एग्री कर रहे हैं, ये तीनों एग्री हैं कि ई को एडमिट कर लिया जाए। तो क्या इस कंडीशन में ई को एडमिट कर लिया जाएगा, इसे कहते हैं मेजोरिटी। मेजोरिटी ज़्यादा होगी ना, 50% से ज़्यादा लोग सहमति कर रहे हैं कि हाँ भाई ई को एडमिट कर सकते हैं। तो क्या इस कंडीशन में ये सही है आपका आंसर, ठीक है। और सी कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, और सी ये कह रहा है कि सभी की सहमति जरूरी है, ठीक है। तो आप बताइए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है आपका, ठीक है। तो देखो बच्चा कंफ्यूज रहेगा इस क्वेश्चन में, बच्चा ज़्यादातर कंफ्यूज रहता है मेजोरिटी में। ज़्यादातर बच्चों को ध्यान रहता है कि मेजोरिटी जो होती है हमेशा सही होती है, तो बच्चा हमेशा ना गलती से मेजोरिटी वाले को टिक लगा देता है, गारंटेड। अगर देखा जाए 100 में से 70% बच्चे, अगर जिसको इसका मतलब नॉलेज नहीं होगी, तो वो मेजोरिटी की तरफ भागेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है बेटा। जब आप एडमिशन की बात कर रहे हो ना, तो देखो डी का भी तो उतना ही अधिकार है जितना ए और बी और सी का है ना। अब एक डी की कंपनी है, डी की कंपनी में वो किसी चौथे बंदे को नहीं चाहता, 5वें बंदे को नहीं चाहता, तो डी की सहमति को भी उतनी ही अहमियत दी जाएगी जितना ए बी सी की सहमति को दी जाएगी। बात समझ आ रही है। तो कहने की बात यह है कि सभी की सहमति होनी चाहिए, देन आप किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी पार्टनर को क्या कर सकते हो, एडमिट कर सकते हो। यहाँ पर एडमिशन की बात चल रही है, यहाँ पर किसी परचेज और सेल की बात नहीं चल रही। परचेज और सेल में आप मेजोरिटी देख सकते हो, बट एडमिशन में आप मेजोरिटी को नहीं देख सकते। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब आप एडमिशन कर रहे हो तो मेजोरिटी को नहीं देखना, आप सेल और परचेज में मेजोरिटी को देख सकते हो। मतलब अगर मान के चलिए कोई पार्टनर ऐसा है, मतलब एज्यूम करिए कि कोई एक सामान है जिसको सेल करना है, मगर उस टाइम डी अवेलेबल नहीं है और सी ए बी सी अवेलेबल हैं, तो ए बी सी की सहमति से उसको हम सेल कर सकते हैं। क्योंकि सेल से ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें कोई नुकसान हो रहा हो, है ना, और वो नुकसान हम डी के आने के बाद ही पूछेंगे तो ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा। बात समझ रहे हो। एज्यूम करो कि मान के चलो इनका व्यापार है किसी भी फूड प्रोडक्ट का, है ना, किसी फूड प्रोडक्ट का ये बिजनेस करते हैं, और फूड प्रोडक्ट जो है आज अगर ये 5 दिन तक और हमारे पास रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो उस टाइम, और ये जो डी है, डी जो है 5 दिन के बाद ही आएगा, तो 5 दिन के बाद तक हम उसका इंतजार तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 5 दिन तक रखेंगे तो उसको वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए फिर यहाँ पर क्या है, इन तीनों की सहमति से ही क्या कर दिया जाएगा, इसको सेल कर दिया जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एडमिशन करते हो तो सबकी सहमति जरूरी है, बट सेल परचेज में आप मेजोरिटी को चेक कर सकते हो। बात समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6th। क्वेश्चन नंबर 6th है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग का मतलब होता है लाना, है ना।
व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लेके आया है किसमें, कैश में, द अमाउंट इज डेबिटेड टू, तो अमाउंट किसके अकाउंट में डेबिट होगा, या अमाउंट जो डेबिट होगा वो क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको जनरल एंट्री आती है और नहीं भी आती तो आप इतना समझिए कि कैश तो आया है ना आपके पास, कैश अगर आएगा तो बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज होगा, और कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो सिंपल सा पूछा है, देखो डेबिटेड पूछा है कि डेबिट क्या होगा। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं भी पता ना तो बस वो जनरल एंट्री के हिसाब से ही बता दे कि कैश इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और कैश डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी कि कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेबिट क्या होगा, कैश। और वैसे इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये इसकी जनरल एंट्री होती है। बात समझ आ रही है। तो कैश अकाउंट आपका क्या होता है, डेबिट होता है। कब, जब पार्टनर गुडविल लेके आता है कैश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हमें समझाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा हमारा कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन एनी 4 प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती तो बिजनेस में किस तरीके से लॉ को फॉलो किया जाता है, ये प्रोविजन आपको बताना है ना। प्रोविजन का मतलब है एक तरह से लॉ, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, आपने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करा, तो रिटर्न एग्रीमेंट की कंडीशन में ना बनाने की कंडीशन में आप किस तरीके से लॉ को फॉलो करोगे। तो उसमें आपके 4 प्रोविजन आपको बताने। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला है कि प्रोविजन बनाना है। चलो यहाँ पर प्रोविजन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है। पहला प्रोविजन यह है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। बात समझ आ रही है। सेकंड ये है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के रेट से ही चलेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे पार्टनर्स allowed 6% per annum as interest on loan। जितना भी लोन दे रखा होगा उसके प्रति उनको 6% पर एनम का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, देखिए यहां पर ना पार्टनर्स को और कुछ भी नहीं मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा तो 4 क्या आप कितने भी लिख सकते हो। तो लिख देंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, नो सैलरी इज पेबल टू पार्टनर, ठीक है। 4 हो गए आपके पास। ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो आप, इसमें कोई ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि प्रोविज़न क्या है, जब आपकी पार्टनरशिप डीड क्या हो, अब्सेंस हो, तो ये 4 प्रोविज़न आपके मेन होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ना ये एनपीओ से रिलेटेड है। अब एनपीओ तो आपके में इस बार नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बोर्ड पे करवाते हैं सीधा डायरेक्टली, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, पी एंड क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म। आपको शो हो रहा होगा,
P and Q were partner in a firm sharing profit in the ratio 5:3। P और Q का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? 5 और 3 का। चलिए लिखते जाते हैं साथ साथ में, यहाँ लिखते जाते हैं। P और Q का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है? 5:3। R एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर, ठीक है ना। R का शेयर कितना है? 1/8। ओके, आगे कह रहा है इन द प्रॉफिट विद अ गारंटी प्रॉफिट ₹75,000। आर को गारंटी दी गई है भाई, आर को गारंटी दी गई है 75,000 की, कि आर को 75,000 रुपीज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। द न्यू रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल बी सेम। भाई न्यू रेशियो जो है इनका पी और क्यू का वो सेम है, ठीक है। सेम मतलब न्यू रेशियो पी और क्यू का 5:3 ही है। बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी आर टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी ना तो वो 3:2 में बियर करेंगे। डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? देखिए इन्होंने गारंटी दी है किसको? आर को, कि भाई 75,000 रुपये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म में लॉस आया हो या फर्म में प्रॉफिट कम आया हो तो इसको 75,000 रुपये नहीं मिल रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पी और क्यू को देने पड़ेंगे पैसे, और उस कंडीशन में जो पैसे पी और क्यू के द्वारा दिए जा रहे हैं उसको कहते हैं हम डेफिशिएंसी। और उस डेफिशिएंसी को वो 3:2 के हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एज्यूम करते हैं, मान के चलिए 75,000 दे रहे हैं, तो मान चलो कोई 50,000 रुपये इनको डेफिशिएंसी के तौर पर देने पड़े, तो 50,000 को वो 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि तीसरा हिस्सा पी के द्वारा और दूसरा हिस्सा क्यू के द्वारा दिया जाएगा। बस समझ रही है। नेक्स्ट कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज ₹4 लाख। तो प्रॉफिट दे रखा है आपको 4 लाख रुपए का। आपको बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट वही होता है, टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले जो प्रॉफिट था हमारा 4 लाख रुपए का, उसे यहां पर शो कर देते हैं बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। उसे लिखते हैं हम प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितने का था? 4 लाख रुपए का, ठीक। अब और तो कुछ दे नहीं रखा था इसमें, तो क्या करना है? सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2P 2Q एंड 2R। P और Q से पहले आप R को देखो कि R के पास कितना जा रहा है। R के पास 1/8 जा रहा था, ठीक है। तो 4 लाख का 1/8 कितना हो गया? 4 लाख का 1/8 हो जाता है आपका 50,000। तो R के पास कितना जा रहा है? 50,000। बट इसको मिलना कितना था? 75,000, है ना। यहाँ पर अभी कमी आ रही है। अब ये देख लो कि P को कितना दिया जा रहा है और Q को कितना दिया जा रहा है। देखो बचा कितना? अब 4 लाख में से 50,000 माइनस हो गए तो आपके पास बचे 3,50,000। 3,50,000 और उसका भी कौन सा हिस्सा दिया जाएगा? उसका भी आपका न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो कि था आपका 5:3, है ना। न्यू रेशियो कितना था आपका? 5:3 था। तो 5:3 मतलब 5/8। अब 5/8 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 3,50,000 डिवाइड बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसके पास आ जाएगा 2,18,750, ठीक है। ऐसे ही इसको Q को 3,50,000 का मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो 3,50,000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसके पास आएगा 1,31,250। अब होगा क्या कि 50,000 इसको मिल रहे हैं R को, बट इसको मिलने कितने चाहिए? 75,000 रुपये मिलने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 25,000 रुपये इसको ऐड कर देंगे, इसका तो हो जाएगा 75,000 का कंप्लीट। बट ये जो 25,000 है ये कौन देगा? ये 25,000 या तो P देगा या तो Q देगा, और किस रेशियो में देगा? अपना 3:2 में। अब 25,000 को 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
तो 25,000 को 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25,000 को 3/5 करेंगे, तो 3/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। तो इसके पास आ जाएगा 15,000 रुपये और इसके पास आ जाएगा 10,000 रुपये। बात समझ आ रही? यानी कि पी के द्वारा 15,000 और क्यू के द्वारा 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो पी के द्वारा 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो यानी कि पी में से 15,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और क्यू में से 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास? 2,18,750 माइनस 15,000, 2,03,750, इस तरीके से। ठीक है, इसमें कितना बचेगा? 1,21,250 और टोटल है इसको, इसके पास जो आने वाला है वो है 75,000 रुपये। ठीक है ना, तो इस तरफ का तो टोटल आ गया था वही 4 लाख रुपये और इस तरफ का भी टोटल आ जाएगा 4 लाख रुपये। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जब गारंटी वाला क्वेश्चन आपको दे रखा होगा तो। बात समझ आ रही है? तो आज की क्लास में हमने आपको 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन करवा दिए। अगली क्लास में, अगले पार्ट में हम 9 से आगे के क्वेश्चन कराएंगे, 10 से करवाएंगे। ठीक है ना, जितने हो सकते हैं वो करवा देंगे आपको। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।